हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। तो आज मैं यहाँ पर एक हिंदी का स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है जी। तो आज की क्लास कुछ स्पेशल है। आई होप आप सभी बच्चों को पसंद आएगी। भाई आज की क्लास अगर पसंद आए तो बिल्कुल एक बार शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर एक क्लास का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बिल्कुल भाई। अगर आवाज़ मेरी क्लियर है, सभी को सुनाई दे रही है तो बिल्कुल बताइए मुझे। कुछ स्पेशल है। आई होप आप सभी बच्चों को पसंद। चलिए भाई, वॉइस तो एकदम मस्त है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के ही हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, यानी मिक्स आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ आज हम आदिकाल के कुछ प्रश्न करेंगे, भक्ति काल के कुछ प्रश्न करेंगे और रीतिकाल के आधुनिक काल से संबंधित मिक्स क्वेश्चन आज आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ इंदु पत्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है। इंदु पत्रिका के संपादक को लेकर के ए ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, बी ऑप्शन है जगदीश गुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल। तो इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, ये यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है। ठीक है। तो पिक्चर भी दी गई है आपके सामने। पिक्चर कई बार हमारी मेमोरी को जो है शार्प बना देती है, कई बार याद नहीं रहता आंसर कौन सा होगा, बट अगर हम पिक्चर्स को माइंड में रखते हैं तो हमें याद रह जाता है। ठीक है। तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या होगा भाई यहाँ पर। तो ए ऑप्शन अंबिका प्रसाद गुप्त। तो ये यहाँ पर अंबिका प्रसाद गुप्त की ही पिक्चर है। ठीक है जी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इंदु पत्रिका किसकी है, अंबिका प्रसाद गुप्त की है। ठीक है। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। तो आपको चिंतामणि की रचना बतानी है भाई, निम्न में से कौन सी है। ठीक है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में यहाँ पर बांट दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारा समय सीमा को लेकर के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 1050 से लेकर के भाई 1375 तक का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको क्या कहा है, आदिकाल कहा है। ठीक है। तो आदिकाल के प्रवर्तक को लेकर के इस चीज़ को लेकर के विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं, पर अगर हम एक सर्वसम्मति की माने, राहुल सांकृत्यायन के हिसाब से माने तो सरहपा को ही यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। फिर यहाँ 1375 से लेकर के, ठीक है जी, 1700 तक का समय यहाँ पर भक्ति काल को दे दिया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण में और सगुण में। ठीक है। फिर निर्गुण को आगे 2 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं, संत कवि हुए हैं और सूफी कवि हुए हैं। इसी तरह सगुण की बात करते हैं, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हुए हैं और भाई यहाँ राम काव्यधारा के अंतर्गत सगुण को, यानी कि ईश्वर का ऐसा रूप, ऐसी यानी किसी एक मूर्ति में ईश्वर की विश्वास किया जाए। ठीक है। तो ये यहाँ भक्ति काल है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1700 से लेकर के 1900 तक का समय यहाँ पर रीति काल को दे दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और 1900 से लेकर के अब तक का समय जो रहा है, अब तक का समय वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर चिंतामणि कौन हुए हैं, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं आपको अगर बात बताऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक एक निबंध भी लिखा है। पता है आपको, अगर पूछा जाए कि ये निबंध किसका है तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, केशवदास को लेकर के कुछ विद्वानों का मत है। ठीक है। चिंतामणि को लेकर के कुछ विद्वानों का मत है। तो चिंतामणि से इतना लगाव उनको था कि चिंतामणि नाम का ही निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख डाला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रचना चिंतामणि की है। बी ऑप्शन है रसराज, सी ऑप्शन है कविकुल कल्पतरु और डी ऑप्शन है काव्य निर्णय। तो कौन सा ऑप्शन भाई यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा, जल्दी से बताइए। ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई। क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, अगर चिंतामणि की बात करें रीतिकाल से संबंधित है तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा कविकुल कल्पतरु यहाँ पर किसकी है, चिंतामणि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है।
ठीक है जी। तो जब भी मैंने क्लास स्टार्ट की थी इसलिए स्पेशल आपको बताया था कि अष्टछापी कवियों में कृष्ण भक्त जो थे उनको अष्टछापी कवि कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों को उसमें स्थान दे दिया गया था। 4 शिष्य यहाँ पर विट्ठलनाथ के थे और 4 यहाँ पर वल्लभाचार्य के थे। ठीक है, तो यहाँ मलुकदास की बात करते हैं तो मलुकदास कौन हुए हैं भाई? संत कवि हुए हैं, जिन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हैं? अजगर करे नहीं चाकरी, पंछी करे न काम। वेरी गुड तुलसी सूर, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये मलुकदास तो यहाँ से कट हो गया क्योंकि ये कौन है? संत कवि हुए हैं। सूरदास की बात आती है, सूरदास जन्मांध थे या फिर इस मत को लेकर के जो विभिन्न विद्वानों के मत रहे हैं, इस चीज को लेकर के मैंने आपको सब कुछ क्लियर बताया हुआ है कि क्या जनश्रुतियां हैं। कबीरदास के अंधा होने पर जो संशय बना हुआ था वो सभी डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से आपको बहुत कुछ नया हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, परमानंद दास की बात करते हैं या फिर कुंभन दास की, क्योंकि क्या पूछा गया है? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है कौन से? मलुकदास नहीं है। मलुकदास कौन थे भाई? तो ये संत कवि थे। ठीक है, मलुकदास संत कवि थे और मलुकदास किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्यों में जो है मलुकदास का नाम आता है। और सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले संत कवि कौन हुए हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर संत कवियों में सर्वाधिक रचनाएं मलुकदास ने ही लिखी हैं। और सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? जल्दी से कॉमेंट कीजिए। अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चंस आपको पता है तो जल्दी से कमेंट आप करेंगे कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन था। देखते हैं भाई सबसे फास्ट कमेंट किसका आता है। सर्वाधिक संत कवियों में सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक शिक्षित कौन कवि था? ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है। ए सी। क्वेश्चन नंबर डालते रहिए भाई तुलसी। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का मैंने पूछा है, 3 क्वेश्चन डालिए और उसके आगे उसका आंसर देते रहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए अष्टछापी कवि कौन हुए हैं? सूरदास हुए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सूरदास के सूरदास बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। क्योंकि नहीं बच्चा, यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, आप एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अष्टछापी कौन नहीं है। ठीक है ना, तो अष्टछापी यहाँ पर कौन नहीं है? तो मलुकदास नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक 3 का सूरदास नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से आप रिपीट करो। निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन है? कौन नहीं है? आपसे ये पूछा गया है कौन नहीं है, क्योंकि देखिए ये तीनों ही अष्टछापी कवि हैं। अभी आगे मैं आपको पूरी डिटेल भी बताने वाली हूँ। ये जो है अष्टछापी कवियों में नहीं आते हैं। मलुकदास संत कवि हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है सर्वाधिक शिक्षित संत कवि कौन हुए हैं, तो भाई वो हैं सुंदरदास। वो आपके संत कवियों में आते हैं। सुंदरदास, पूरे संत कवि की मैंने डिटेल आपको दी हुई है, कौन कौन संत कवि, कहाँ से प्रश्न बनता है। प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, हर एक क्लास आपको मिलेगी डिटेल। एमसीक्यूज करवाती हूँ, बट एमसीक्यूज का पूरा निचोड़, जहां से जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो सभी चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ। क्योंकि देखिए आप एमसीक्यूज करेंगे, कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, एमसीक्यूज करने से काम नहीं चलेगा आपको उस क्वेश्चन के आगे पीछे। क्योंकि जब भी आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, मैंने भी की थी, क्या कहा जाता है आपसे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, घटना चक्कर को आप सबसे पहले घटना चक्कर का नाम आता है। क्यों आता है भाई? घटना चक्कर में पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्वेश्चन के आगे पीछे आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। घटना चक्कर भी मैंने आपको करवाना शुरू किया है, प्लेलिस्ट देखोगे आपको बेस्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिटेल समरी आपको क्वेश्चन की मिलेगी, वो नहीं है। हाँ, शिक्षित, देखिए शिक्षित यहाँ पर सुंदरदास आएगा। संत कवि मैंने पूछा है क्योंकि अब अगर संत कवियों में पूछा जाता है ना बच्चा, संत कवियों में संत कवि कौन हुए हैं, तो संत कवियों में तो सुंदरदास का नाम सबसे पहले आता है। सर्वाधिक शिक्षित थे सुंदरदास संत कवियों में। क्योंकि सूरदास की बात करते हैं तो ये सगुण कवियों में आ गए ना, सगुण कवियों में, सगुण में कृष्ण काव्यधारा में। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे यही फैक्ट आपको कोई नहीं बताता है। इसी वजह से आप कितनी भी तैयारी करते हैं, बेस्ट अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत होने के क्या रीजन रहता है? यही रीजन रहता है क्योंकि भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाएगा संत कवि के बारे में
तो आपका ये आंसर होगा। जब आपसे पूछा जाएगा सूफी कवियों के बारे में तो सूफी कवियों से रिलेटेड आपका ऑप्शन होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कृष्ण काव्यधारा में तो कृष्ण काव्यधारा के ऑप्शन होंगे। जब आपसे पूछा जाएगा राम काव्यधारा तो प्रश्न जैसा आता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? सुंदरदास थे, पर सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले मलुकदास हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर कौन नहीं है? तो मलुकदास नहीं है। अब देखिए कौन कौन अष्टछाप कवियों में आता है, ये आपके सामने पूरा टेबल बनाया हुआ है अष्टछाप के कवि। तो 4 यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं और 4 यहाँ पर विठलनाथ के शिष्य रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है? सबसे पहले सूरदास है, कुंभनदास है, परमानंदास है, कृष्णदास है। तो ये 4 यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे वल्लभाचार्य के शिष्यों की ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? सु कु कृपा, ठीक है। सु कु कृपा यानी कि यहाँ से सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंदास, सु कु कृपा के नाम से 4 ये वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं। हिंदी में सर्वाधिक आपसे क्या पूछा जाता है? गुरु शिष्य की परंपरा। और एक क्लास ऐसी है जिसमें मैंने आपको बेस्ट हर एक, चाहे वो संत कवि हो, चाहे वो सूफी कवि हो, ठीक है, और चाहे वो कृष्ण काव्यधारा के हो, कोई भी को हो, उनकी पूरी शिष्य परंपरा, जो कोई गुरु है, शिष्य है, किसका कौन है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट आप चेक कर लेंगे, आपको क्लास मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से हुए हैं भाई? छीत स्वामी हुए हैं, गोविंद स्वामी हुए हैं, चतुर्भुज दास हुए हैं, नंददास हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 शिष्य यहाँ पर। सबसे ज्यादा शिष्य किसका पूछा जाता है? सूरदास किसके शिष्य थे? ये प्रश्न मैक्सिमम बार आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन है भाई? और एक पूछा जाता है पुष्टि मार्ग की, पुष्टि मार्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? तो पुष्टि मार्ग जो है कृष्ण कवियों से ही संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? तो यहाँ पर वल्लभाचार्य ने ही की थी। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। 8वीं अनुसूची को लेकर के अक्सर प्रश्न आता है। लास्ट जो लेक्चर गया है उसमें मैंने पूरी भाषा को लेकर के, पूरी वर्णमाला को लेकर के आपको डिटेल में बता दिया है कहाँ से प्रश्न आपको बनने की संभावना है। और वर्णमाला मैंने आपको ऐसा करवा दिया है कि भाई जो आपने मेरी क्लास देख ली, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वर्णमाला से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। वर्णमाला की क्लास अगर आपने देख ली विद ट्रिक्स, आपको हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर स्वर की बात करें, मोस्टली हमें क्या पता चलता है, जो व्यंजनों को ही बांटा गया, बट मैंने स्वरों को भी बिल्कुल ट्रिक से बताया है कि किस तरह से आपको स्वर कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ण जो है आते हैं, वो सभी चीजें लास्ट लेक्चर आप देख लेना उसमें। तो यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ए ऑप्शन क्या कहता है? ब्रज भाषा। बी ऑप्शन क्या कहता है भाई? बुंदेली। सी ऑप्शन क्या कहता है? खड़ी बोली या फिर अवधी। जल्दी से कमेंट आना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। वेरी गुड तुलसी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा है, बुंदेली है, खड़ी बोली है या फिर अवधी है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए अगर जिसको भी आता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर डाल करके फिर आप आंसर दीजिए। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको रहता है, आप क्लास के ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि यस मैम हमें इस क्वेश्चन में डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, घटना चक्र मैंने आपको पूरा करवा दिया है, यानी कि मैंने इतिहास के काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, घटना चक्र में भी बिल्कुल कर चुके हैं भाई, और व्याकरण हमने, वर्णमाला का, भाषा का टॉपिक हम कर चुके हैं। घटना चक्र आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। इससे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज रहती हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ अवधि होगा, ठीक है ना, अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्न में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की नहीं है? तो जल्दी से आंसर आना चाहिए यहाँ पर, कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की नहीं है?
तो ए ऑप्शन यहाँ पर जायसी है, बी ऑप्शन सूरदास है, साहित्यालोचन है, रस मीमांसा है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। तो हमने अगे को पढ़ा है ना, अगे ने क्या किया था, तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक की स्थापना किसने की थी भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का नाम है ना। तो ये अगे ने की थी तार सप्तक की। तो यहाँ पर उसी से ही संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आलोचना कृति जो है विजय देव नारायण शाही की नहीं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है भाई, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जायसी नहीं है। अच्छा सॉरी, पूछा है ना कि है, तो यहाँ पर जायसी यहाँ पर किसकी है, विजय देव नारायण शाही की है। तो यहाँ पर ये विजय देव नारायण शाही है भाई आपके सामने। पिक्चर आपके लिए इसीलिए हर एक राइटर की लेकर आई हूँ ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपको याद रहे कि हाँ वहाँ हमने विजय देव नारायण शाही को पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु कौन थे, कबीरदास के लिए उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी, परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं और यह अंतहीन सहानुभूति पाखंड ना लगे। तो ये इन्होंने यहाँ पर जो है प्रार्थना लिखी थी गुरु कबीरदास के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर। कौन सा है प्रश्न नंबर 6, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैक दरिदा है, रिचर्ड रॉटरी है, फेडरिक जैमसन है, पॉल द मान है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है, दरिदा का नाम सबसे पहले आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, समय देवता किस कवि की कविता है, समय देवता। तो ये आपको बताना है ये किसकी है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, समय देवता किसकी रचना है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पर नागार्जुन की रचना है, बी ऑप्शन है यहाँ पर नागार्जुन के बाद यहाँ केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, सी ऑप्शन जो है माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन नरेश मेहता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए, कहे केदार खरी खरी, है ना, तो ये केदारनाथ की ही पंक्तियां है ना, कहे केदार खरी खरी। अब देखिए क्वेश्चन ये होता है कि कई बार ऑप्शन में आपका, अच्छा ये कमेंट में आप कमेंट करोगे, ये आप कमेंट में सभी बच्चे जो भी क्लास देखेंगे, ये आज का आपका टास्क है। देखते हैं इस टास्क को कौन करता है कि यहाँ कहे केदार खरी खरी जो पंक्तियां हैं वो केदारनाथ अग्रवाल की हैं या फिर वो केदारनाथ सिंह की हैं। तो ये पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये किसने कहा है भाई, बिल्कुल समय देवता किस कवि की कविता है, बिल्कुल राइट है यहाँ पर नरेश मेहता का। वेरी गुड तुलसी, बिल्कुल राइट आंसर आपका है भाई। चलिए कमेंट करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, कहे केदार खरी खरी पंक्तियां केदारनाथ सिंह की हैं या फिर केदारनाथ अग्रवाल की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। हाँ, मोस्टली हिंदी में प्रश्न आ जाता है कि ये रेखा चित्र है, ये यात्रा वृतांत है, ठीक है, ये संस्मरण है, ये कहानी है, ये उपन्यास है, ये नाटक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एक स्पेशल सेशन लेकर आऊंगी जिसपे कि हाँ मैंने करवाया हुआ है बट मैं फिर भी आपको रिपीट करवा दूंगी वो, जिसमें एक स्पेशल सेशन में सभी नाटक इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक में कहानियां इंपॉर्टेंट रहेंगी, उपन्यास सबसे पहला किसने लिखा जिसको लेकर द्वंद्व था, उसके बाद सर्वसम्मति, सभी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, ठीक है जी, रेखा चित्र है या फिर निबंध है। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 8 का आंसर कौन से राइट आंसर क्या होगा, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न नंबर 8 है, देखते हैं सबसे फास्ट किसका कमेंट आता है। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो ये क्या है भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर यात्रा वृतांत, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, यात्रा वृतांत है। अच्छा, एक पूछा जाता है, मैं आपको चलिए कुछ यहाँ पर यात्रा वृतांत बता भी देती हूँ जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ एमसीक्यू से भी ज़्यादा। तो एक प्रश्न यहाँ पर है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो आपको सीखने को कुछ नया मिलेगा यहाँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लंका यात्रा क्या है तो आप समझ जाओगे यात्रा है तो ये यात्रा वृतांत है। ये किसने लिखा था भाई, तो ये याद रखिए 1916 में लिखा था। ये किसने लिखा था, गोपाल
गहमरी ने लिखा था। किसने लिखा था? गोपाल गहमरी ने लिखा था। ठीक है। और एक राहुल सांकृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता है, याद है, पता है सबको इस चीज का, तो उन्होंने लिखा था मेरी लद्दाख यात्रा। जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, और ये किसने लिखा था? सांकृत्यायन ने ही लिखा था। ठीक है जी, ये याद रखिए, सांकृत्यायन ही ने ही लिखा था। लिखा कब था? ये 1916 में ही लिखा था। ठीक है। और अब यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन सेम रहते हैं उनमें भी हमें डाउट रहता है। लंका यात्रा तो लिख डाला किसने? गोपाल जी ने। ठीक है। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, लंका यात्रावली किसने लिखा था? जल्दी से अगर किसी को भी पता है, बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करिएगा आज के सेशन को सभी बच्चे। ठीक है, ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, हिंदी हो या साहित्य हो या व्याकरण हो, सभी चीजें हम डिस्कस कर सकें। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहां पर आपको मैंने हिंदी का पूरा पीडीएफ भेजा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से विद ट्रिक्स आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है हिंदी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है। लंका यात्रावली जब आपसे पूछा जाता है, तो ये भी भाई किसका है? तो ये भी राहुल का ही है। ठीक है। और ये राहुल ने लिखा कब था लंका यात्रावली? तो ये यहाँ पर 1927 और 28 में इन्होंने लिखा था। ठीक है। 28, वैसे तो मैक्सिमम आपको 28 ही देखने को मिलता है, बट कई बार इन कंडीशन आपको क्या मिलेगा? 1927 भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये 3 रचनाएं मैक्सिमम आपसे पूछी जाती है। लंका को लेकर के घुमक्कड़ शास्त्र पता ही है, ये राहुल सांकृत्यायन की कई बार पूछी गई रचना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरी गुड तुलसी बच्चा। ठीक है। तो यहाँ पर सरहपा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्यों से है, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया था, और सबसे पहला काल विभाजन आदिकाल हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। नोट डाउन, जब भी क्लास देखे पेपर पेंसिल लेकर बैठिएगा, क्योंकि एमसीक्यू से ज्यादा आपको उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। तो आदिकाल है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं अगर वीरकाल की बात करते हैं, किसने कहा है? जल्दी से बताइए, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? सॉरी, हाँ, वीरकाल तो किसी और ने कहा है ना, वीर गाथा काल। हाँ, वीर गाथा काल। तो ये दोनों आपको बताने हैं, वीरकाल किसने कहा है और वीर गाथा काल किसने कहा है। ठीक है। तो आदिकाल को फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांट दिया है, सिद्ध साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में। ठीक है। जैन काव्य साहित्य में, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सरहपा का संबंध किससे है? 8 का। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा चल रहा है बच्चा। तुलसी, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा। तो यहाँ पर सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, और राहुल ने ही सरहपा को जो है पहला कवि माना है, यानी कि प्रवर्तक माना है सिद्ध साहित्य का। अच्छा, कमेंट में आप कमेंट यस और नो लिखें। क्या आपको पता है सरहपा का नाम सरहपा क्यों पड़ा? और क्योंकि पहले इनका नाम राहुल भद्र था, अनेक नाम थे इनके, बाद में ऐसी क्या कंडीशंस हुई थी कि इन्होंने अपना नाम बदल करके सरहपा रख दिया? इस चीज का अगर आपको पता है तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे भैया। अगर नहीं पता है तो ये बताएंगे कि मैम जो क्वेश्चंस आप बताते हो उनकी डिटेल बता दिया करो, हमें नहीं पता है। क्योंकि पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर सरहपा का संबंध किससे है? भाई बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर सिद्ध साहित्य से है। तो ये आचार्य सरहपा हैं। ठीक है ना। तो ये भाई इनकी इन्होंने क्या लिखा है? सरहपा की रचना कौन सी है? दोहा कोश, चर्यापद, ये 2 रचनाएं इनकी मैक्सिमम जो है पूछी जाती है। दोहा कोश के बारे में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है। तो ये कवि होगा, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर तार सप्तक का कौन सा कवि नहीं है? तो ए ऑप्शन क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन क्या है? गिरजा कुमार माथुर। सी ऑप्शन क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और डी ऑप्शन है प्रभाकर माचवे। तो देखिए, अब आपको मैं इस प्रश्न को लेकर के बताती हूँ। हम अक्सर बच्चे जो है इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, कैसे करके आते हैं वो भी अभी बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि तार सप्तक के कवि कौन नहीं है।
और आप क्या कहोगे कि मैम ये तो चारों के चारों तार सप्तक के ही कवि है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया प्रथम तार सप्तक या फिर द्वितीय तार सप्तक, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो आप इस प्रश्न को कैसे समझोगे, ये चीज आपको मैं बताती हूँ। आपको इसको ऐसे समझना है, क्योंकि तार सप्तक के कवियों को याद करने की एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक मैंने बनाई हुई है, ठीक है, वो आप देख लोगे। शॉर्ट्स वीडियो आप अगर देखोगे ना, शॉर्ट्स वीडियो में मेरा शॉर्ट्स काफ़ी सारे ट्रिकी शॉर्ट्स पड़े हैं, जिसमें आपको किसी क्वेश्चंस को देख लर्न करने की काफ़ी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम मैंने पढ़ाया है, ऐसा सर्वनाम आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और मुझे विश्वास है जो बच्चा सर्वनाम की क्लास देखेगा वो कभी भी सर्वनाम का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। बिल्कुल कल या परसों ही मैंने सर्वनाम की क्लास ली थी, तो वो आप एक बार जरूर देखना। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। तो इनको तार सप्तक के कवियों को याद करने की बेस्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको ट्रिक मिल जाएगी, कैसे आपको प्रथम तार सप्तक के कवि, द्वितीय के, तृतीय के याद करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये शमशेर बहादुर सिंह है भाई, तो ये थोड़ा सा यहाँ पिक्चर जो है मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया, अगे नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता ए ऑप्शन है यहाँ पर अभिनव गुप्त, बी ऑप्शन है दंडी, सी ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ, या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर विश्वनाथ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? रस गंगाधर के रचयिता आपको बताने हैं। तो जल्दी से कमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 डालिए और 10 के सामने आपको आंसर देना है, जल्दी से बताइए भाई, ठीक है। और बाद में मैं हमेशा यही करती हूँ कि आपको हमेशा मैं HW के लिए 2 से 4 क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको भी आज होमवर्क दिया जाएगा बाकायदा और उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। होगा टॉपिक में से ही, क्योंकि साहित्य के प्रश्न हम कर रहे हैं, मैं उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल भाई। तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पंडित जगन्नाथ का नाम आता है, उद्धव शतक जिनकी रचना मानी जाती है। तो ये यहाँ पर पंडित जगन्नाथ जी हैं जिन्होंने रस गंगाधर लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, बहुत ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या स्टार या फिर इंपॉर्टेंट वहां पर लिख देती हूँ, ताकि आप इजीली उन क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से प्रश्न नंबर 11 डालोगे और 11 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुलसी का बिल्कुल राइट आंसर है कि डॉक्टर नागेंद्र यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाई डॉक्टर नागेंद्र हैं, इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? अब सूफी प्रेमाख्यान एक चीज मैंने आपको बताई थी, लास्ट लेक्चर में भी हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखा है डिटेल में, मैं इस बात के लिए बिल्कुल 100% श्योर हूँ, हिंदी साहित्य में उनका बेस्ट स्कोर होने वाला है, ठीक है। बट अगर आपने सभी क्लासेस देखी हैं स्टार्टिंग से, जो मेरे लास्ट 2 ईयर के स्टूडेंट रहे हैं ना, हिंदी में उनका फुल स्कोर रहा है, फुल स्कोर उनका रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। अब सूफी प्रेमाख्यान, तो प्रेमाख्यान यहाँ पर सूफी कवियों ने लिखे हैं। तो प्रेमाख्यान की बात करते हैं, सूफी कवियों के प्रवर्तक की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जायसी का ही नाम आता है। अब जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत लिखा है, और पद्मावत किसके नाम पर है? पद्मावती के नाम पर है, ठीक है। तो आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं कि सूफी कवियों ने जितने भी प्रेमाख्यान लिखे हैं, और जैसे कि अब अगर हम बात करें मुल्ला दाऊद की चंदायन उन्होंने लिखा है, असाइत ने हंसावली लिखा है, जितने भी सूफी कवि हुए हैं उन्होंने नायिकाओं के नाम पर रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने नायिकाओं के नाम पर रचनाएं लिखी हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रेमिका के रूप में, ठीक है ना। तो सूफी कवियों ने प्रेमाख्यान किसके लिए लिखा है? तो प्रेमिका के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कुरूप होने के बाद भी जब इनका मजाक शेरशाह ने बनाया तो उसके बाद इन्होंने ऐसा अपना मुकाम हासिल किया, कहा है कि मेरे काने या फिर मेरे कुरूपता को क्या देखते हो, क्योंकि पद्मावत आज तक भी एक प्रसिद्ध जो है महाकाव्य माना जाता है सूफी कवियों के। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए कौन कौन सी है, इनकी पहली रचना मिलती है पद्मावत मिलती है, ठीक है जी, और यहाँ आखिरी कलाम मिलती है, ठीक है ना, आखिरी कलाम मिलती है, ठीक है, अखरावट मिलती है, अखरावट, ठीक है जी। तो ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भी इन्होंने लिखी है, चित्ररेखा भी एक इनकी रचना मिलती है, ठीक है, मसलनामा भी एक इनकी रचना मिलती है, ठीक है, कहरनामा भी एक इनकी रचना मिलती है। तो ये सभी जायसी ने ही लिखी हैं और जायसी एक सूफी कवि हुए हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो यहाँ तुलसीदास की रचनाओं को, क्योंकि 12 या फिर 13 इस चीज को लेकर के द्वंद्व बना हुआ है कि तुलसीदास ने 12 रचनाएं लिखी हैं या 13 लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस भाषा में, कवितावली किस भाषा में। तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक मिल जाएगी, साथ में ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रचना तुलसीदास ने किस भाषा में लिखी है। ये ट्रिक भी आपको आज की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको पिनअप मिलेगी, तो आप वो वीडियोस देख लेना, कभी तुलसीदास की रचनाओं को भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कवितावली अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, मैथिली भाषा में है, बुंदेली, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। तो ये यहाँ पर भाई ब्रज भाषा में लिखी गई है कवितावली, दोहावली। और चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जहां भी इनकी रचनाओं के पीछे ई की मात्रा मिलती है, दीर्घ ई की मात्रा मिलती है, सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, नोट्स बनाते रहिएगा, ये काम आएंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। जहां भी इनकी रचनाओं के पीछे आपको ई की मात्रा मिलती है, सिर्फ एक रचना आपको याद रखनी है। विनय पत्रिका को आप किस तरह से याद कर सकते हैं, विनय पत्रिकी आप याद कर सकते हैं। अब ये मात्रा जहां पर अंत में आपको मिलती है, इनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और बाकी सभी रचनाएं इनके रामचरितमानस या फिर कोई भी रचना है जिनके पीछे मात्रा नहीं है भाई, वो इनकी अवधी भाषा में है, ठीक है। 5 बड़े ग्रंथ यहाँ पर तुलसीदास ने लिखे हैं और 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं। ये चीजें मैंने आपको सब कुछ, देखिए मैंने मैक्सिमम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आधा हुआ है, आदिकाल भक्तिकाल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। याद रखिए 5 छोटे ग्रंथ को कैसे याद करेंगे, 5 बड़े ग्रंथ को कैसे याद करेंगे, 7 छोटे ग्रंथों को कैसे याद करेंगे, इनकी भी ट्रिक है, क्लासेस आप अगर रेगुलर देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई, बी है। तो ये है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखने का एक महान कार्य किया है, ठीक है। चलिए, और जिसकी वजह से हम राम की बाल रूप का, राम की पूरी जीवन लीला को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौमचर्यु किसकी रचना है। तो पौमचर्यु किसकी रचना है भाई, अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की है, स्वयंभू की है, चंद्रबरदाई की है। चारों ही जो यहाँ पर कवि हैं ये हमारे आदिकाल के हैं, ठीक है। ये कौन है भाई, आदिकाल के चारों कवि हैं। तो अब्दुल रहमान की है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना चाहिए, क्या है भाई यहाँ पर, जल्दी से बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। बिल्कुल, तो पौमचर्यु किसकी है यहाँ पर, स्वयंभू की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना की मैं आपको चारों कवि जो है वो लिखवा देती हूँ भाई, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। अब्दुल रहमान की कौन सी है, संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक। विद्यापति की कौन सी है भाई, विद्यापति ने कीर्ति लता लिखी है, ठीक है, कीर्ति लता लिखी है इन्होंने। कीर्ति पताका इन्होंने लिखी है, कीर्ति पताका इन्होंने लिखी है। और भाई इनकी एक, जिसके कारण विद्यापति को ख्याति प्राप्त हुई थी, विद्यापति की पदावली, जिसमें श्री कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब पूछा जाए श्री कृष्ण की गुणगान, श्री कृष्ण की प्रेम लीला का गुणगान किस काल से आरंभ हो चुका था, तो कहीं ना कहीं विद्यापति की पदावली में हमें इन सभी चीजों की जो है झलक जो है देखने को मिल जाती है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है भाई, पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज
रासो जो है चंद्रप्रधाई ने लिखा है। तो ये यहाँ पर 4 के 4 कवि हैं, आदिकाल के उनकी रचना है। तो पौमचर्यु यहाँ पर स्वयंभू की है। अच्छा, पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा है, ये किसके जीवन पर आधारित है? कृष्ण के जीवन पर आधारित है या फिर राम के जीवन पर आधारित है? ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, पौमचर्यु में जो है स्वयंभू ने जिस तरह से रामचरितमानस के 7 कांड हैं, स्वयंभू ने पौमचर्यु में कितने कांड बनाए हैं, यानी कि कितने कांड बताए जाते हैं पौमचर्यु के? कांड कितने हैं इसमें, ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन पूछूं बताते रहिए, कल की क्लास में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे पहले, वेरी गुड राम के, बिल्कुल, कितने कांडों का वर्णन यहाँ पर किया गया है ये भी आप बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चा आपका। सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले श्याम सुंदर दास है, सेठ गोविंद दास है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है। 5 कांड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है तुलसी सूर का, बिल्कुल भाई 5 कांड यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ। चलिए, सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाले तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने का कार्य यहाँ पर किया है, ठीक है। चलिए, एक कुछ और, एक अभी हाल ही के एग्जाम में यहाँ पर एक रचना पूछी गई थी, अगर आपको पता है तो बताइए। मेरी ईरान यात्रा, हाल ही का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछी गई थी, मेरी ईरान यात्रा किसकी रचना है? तो मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पर मौलवी महेश प्रसाद की ये रचना है, याद रखिए, मौलवी महेश प्रसाद की ये रचना है। और समय सीमा भी मैं इसकी बता देती हूँ, यहाँ पर 1940 में इसको लिखा गया है, ठीक है। मेरी ईरान, नहीं 1930 में इसको लिखा गया है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण भक्त कवियों के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्त कवि, निर्गुण आ गया, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है भाई? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? सगुण भक्ति धारा। निर्गुण को फिर से 2 भागों में बांट दिया है, संत कवियों में और सूफी कवियों में। सगुण को फिर से 2 भागों में बांट दिया है, कृष्ण काव्य धारा में और राम काव्य धारा में, ठीक है। अब अगर इनके प्रवर्तकों की बात करते हैं तो यहाँ पर संत कवियों के प्रवर्तक कौन हुए हैं? कबीरदास को कहा जाता है ना। सूफी कौन हुए हैं? जायसी हुए हैं। कृष्ण कौन हुए हैं? तो ये सूरदास हुए हैं। और राम कौन हुए हैं भाई? तो ये तुलसीदास। प्रवर्तक हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। प्रवर्तक, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर प्रवर्तक हर एक काल का आपको रटा होना चाहिए। 99% पूछा जाता है, चाहे वो आपसे आदि का हो, भक्ति का हो, रीति का हो, आधुनिक का हो, ठीक है। वो आपसे पूछा जाएगा कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर इस एग्जाम में इस तरह का आता है, ठीक है। तो निर्गुण भक्त कवियों के प्रमुख कवि यहाँ पर कबीरदास हुए हैं, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कबीरदास की रचनाओं के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, साखी, सबद और रमेणी, ये रचनाएं किसकी हैं भाई? तो ये रचनाएं जब आपसे पूछा जाता है ये है तो कबीरदास की ही। पर अगर आपसे पूछा जाए इनका संग्रहकर्ता कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इनका संग्रह किसने किया है, ये प्रश्न आता है, तो संग्रहकर्ता की बात करते हैं, संग्रहकर्ता की, तो यहाँ पर संग्रहकर्ता धर्मदास हैं। धर्मदास इनके शिष्य हुए हैं। क्योंकि कबीर को, चलिए मैं कबीर की थोड़ी सी स्टोरी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कबीर के जन्म को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। क्योंकि क्या कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने कबीर को जन्म दिया था। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक विधवा ब्राह्मणी जो है वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है? तो याद रखिए कि जो कबीरदास हैं और जो उनकी माँ, दोनों ही रामानंद के शिष्य रहे हैं, दोनों ही रामानंद के शिष्य रहे हैं। तो अचानक एक बार जब कबीर की माँ रामानंद के पास गई, रामानंद ने भूल में कबीरदास की माँ को ये जो है, वो होता है ना पहले के ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे या फिर जो वरदान दे देते थे वो सच होके रहता था, ठीक है। तो इसी तरह से विधवा ब्राह्मणी को जो यहाँ ये वरदान दिया कि उसके बाद कबीर का जन्म हुआ
और समाज की लज्जा के कारण या फिर अपनी कंडीशंस के कारण उन्होंने विधवा ब्राह्मणी ने कबीर को जो है नदी में बहा दिया था। फिर जाकर के कबीर जो है नीरुनिमा नामक एक जो बताए जाते हैं, उन्होंने नीरुनिमा ने जो है कबीरदास का पालन पोषण किया था। ठीक है, तो ये कबीरदास की हिस्ट्री है। रामानंद की शिष्य परंपरा में 12 शिष्य रामानंद के आते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख मैं आपको लिखवा दूंगी। रामानंद का सबसे पहले शिष्य है कबीर उदास हुए हैं। सर्वप्रथम नाम जिनका आता है कबीर, रैदास, ठीक है, धन्ना, पीपा और सेन, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, ये रामानंद की शिष्य परंपरा में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ संग्रहकर्ता कौन है? साकी सबद्र मैनी का धर्मदास है। धर्मदास कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो ये राजस्थान के भागोगढ़ के रहने वाले थे। राजस्थान का बाघ किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, प्रश्न कभी भी अब गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रकवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्रकवि की उपाधि किसको दी गई है? ए ऑप्शन है गोपाल दास व्यास को, बी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को और डी ऑप्शन है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा? जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है क्लास में? समझ आ रहा है ना? जल्दी से थम्स अप दिखाइए। यस मैम क्लियर है या डाउट है? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखाइए। जिनको समझ में आ रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग लगी है तो थम्स अप जरूर दिखाइए। अगर आपको इसी तरह से डेली रेगुलर हिंदी साहित्य के मस्त वाले क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल राष्ट्रकवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, बिल्कुल यशोधरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। अच्छा, किस रचना पर राष्ट्रपति नहीं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? जल्दी से बताइए भाई कमेंट में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर कहानी की बात करते हैं। ओके भाई, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, यहाँ झूठन है, रोज है, उसने कहा था या फिर तिरछ। कौन सी रचना यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? ए ऑप्शन झूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से बताइए। ठीक है, भारत भारती, याद आया कुछ? भारत भारती अब समझ में आ गया होगा, है ना? किसकी रचना है? भारत भारती। वेरी गुड। चलिए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी गुड, उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ये पिक्चर आपके सामने है भाई, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने उसने कहा था जो है लिखी है कहानी। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? प्रश्न नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 7 जुलाई 1783 में, 9 जुलाई 1803 में, 7 जुलाई 1883 में, 9 जुलाई 1903 में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट में एक कमेंट आना चाहिए, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, समय सीमा आपसे पूछा गया है गुलेरी जी का जन्म। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेली। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुखमय जीवन किसकी कहानी है? सुखमय जीवन कहानी किसकी है? ए ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा? सुखमय जीवन। वेरी गुड, बिल्कुल राइट है भाई। तो यहाँ पर सुखमय जीवन किसका है? प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सुखमय जीवन कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फास्ट किसका कमेंट आता है भाई। कमेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, सुखमय जीवन किसकी कहानी है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पर भाई बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। तो ये भी यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? ठीक है, ए ऑप्शन है यहाँ पर 1895 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 में और डी ऑप्शन है 1920 में। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है और ये कब लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, देखते हैं फास्ट किसका कमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सबसे फास्ट किसका आंसर आता है भाई? चलिए
वेरी गुड, बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है भाई, यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। हाँ उसने कहा था कब लिखी गई है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, उसने कहा था 1915 में लिखी गई है किसकी भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किससे संबंधित है ये, अभी आपको सभी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, ठीक है। तो ये आपको जो उसने कहा था की स्टोरी है, वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, सूबेदार ने, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर किसने मार गिराया था भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर, वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह या फिर सूबेदार। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हाँ लहना सिंह बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवियों में अक्षय किसे कहा गया है। संस्कृत कवियों में अक्षय किसे कहा गया है, नदी को कहा गया है, चंद्रमा को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है या फिर वनस्पति को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, नदी को, चंद्रमा को, मनुष्य को, वनस्पति को। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से आंसर आना चाहिए। डेली इसी तरह से आपको लाइव सेशन आपका डेली रहता है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से, वहाँ पर आपको हर एक लाइव सेशन का, हर एक इम्पॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब भी हम किसी पिक्चर को देखकर किसी टॉपिक को याद करते हैं तो कभी नहीं भूलते भाई। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके हर एक एग्जाम में आएगा, हर एक एग्जाम में कोई भी आप दोगे, यूपीएससी तक भी आपको हिंदी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो हिंदी आपको मैक्सिमम 30 to 40 मार्क्स का तो भाई आता है, यानी कि 30 to 40 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ पर संस्कृत कवियों में अक्षय किसको कहा गया है, चंद्रमा को। वेरी गुड भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल है, कुशलेंद्र राव आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, ठीक है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, ए ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, बी ऑप्शन है इंदुमती, सी ऑप्शन है उसने कहा था, और इसमें से कोई नहीं। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी, तो जब भी किसी प्रथम रचना को लेकर के हमेशा अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहता है, बट एंड में क्या होता है कि एक सर्वसम्मति बन जाती है कि हाँ भाई ये एक सर्वश्रेष्ठ या फिर पहली कविता कहानी जो है मान ली जाएगी। तो जल्दी से बताइए कहानी कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी है, बी ऑप्शन इंदुमती है उसने कहा था, या फिर कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, वेरी गुड भाई। यहाँ पर उसने पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा था बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इंदुमती। किसकी है भाई इंदुमती, इंदुमती किसने लिखी थी, जल्दी से बताइए इंदुमती किसने लिखी थी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी किसने लिखी है इंदुमती, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। डेली आपका लाइव सेशन होता है, आप हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको हर एक क्लास का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और हिंदी व्याकरण का पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा, विद ट्रिक्स आपको सब कुछ बताया गया है। प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, बेस्ट क्लासेस, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, आपको विद ट्रिक्स आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा भाई। बिल्कुल अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से, संस्कृत विद प्रिया ठाकुर के नेम से, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको अनलिमिटेड नोट्स बिल्कुल फ्री, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल किशोरी लाल गोस्वामी ने, ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, कुशलेंद्र राव का बिल्कुल राइट आंसर है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था इंदुमती कहानी, ठीक है। हाँ 11 वर्ष का समय ये उनकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो ये है आज का सेशन, कल मिलते हैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, विद पिक्चर्स के साथ। जब भी आप किसी राइटर को उसकी पिक्चर के सामने रख करके याद करते हैं तो भूलते नहीं हैं। मैं हमेशा ऐसे ही याद करती हूँ। तो मैंने भी अपना जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो इसी तरह से एक अपनी प्लानिंग होती है कि हमें किस तरह की। अब मैंने जब अपना एक एग्ज़ाम दिया था, मात्र 25 से 30 दिन मैं पढ़ी थी। 25 से 30 दिन पढ़ के मैंने वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर दिया था। तो आपके पास तो अभी टाइम है। आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, मुझे आप बताइएगा कि आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से ही आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगी, पूरी मदद के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल डिस्कस आपके साथ की जाएगी कि आपको क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ठीक है। क्योंकि हिंदी का अपना एक लेवल रहता है एग्ज़ाम में आने का, पीसीएस, क्योंकि व्याकरण तो देखिए नॉर्मल ही रहता है, ठीक है ना, व्याकरण नॉर्मल ही रहता है। राइटर्स की मैं बात करूँ, मैंने क्लास में ना आपको इम्पोर्टेंट राइटर्स लिखवाए हैं। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी, मैं अपना बता दूं, मेरा यूपी टेट जूनियर प्राइमरी, सी टेट जूनियर प्राइमरी, सुपर टेट सब क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने क्या प्लानिंग किया था, किस तरह से 25 से 30 दिन के अंदर पढ़ के मैंने सुपर टेट को क्वालिफाई किया था, वो सभी चीज़ें, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगी, ठीक है। अनलिमिटेड बुक्स पढ़ने की बजाय आप लिमिटेड बुक पढ़िए, ठीक है। एमपी सुपर टेट वर्क 2, ओके, ठीक है। मैं भी सुपर टेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है ना। तो मेरे तो सुपर टेट में मात्र 25 दिन थे कुल मिलाकर। जैसे ही टेट हुआ, टेट के कुछ 25 दिन बाद मेरा सुपर टेट था, और उन 25 दिन में मैंने हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और अच्छा स्कोर भी किया है, ठीक है। तो वो क्या प्लानिंग थी, स्मार्ट स्टडी ही आपके पास रहता है, ऑप्शन और कुछ नहीं, कि इधर उधर को झांकने की बजाय ना एक टीचर को, मैं ये नहीं कहती, मुझे जो भी आपको बेस्ट लगे उनसे आप अपना एडवाइस लीजिए, उनसे आप बात कीजिए कि कैसे मैम हम अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम नए टॉपिक के साथ, नए क्लासेस के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं प्रिया ठाकुर फिर से आपके साथ इसी तरह के मस्त क्वेश्चंस लेकर कल फिर आपके सामने आती हूँ।